Hello friends, in today's discussion we are continuing our economic घटनाचक्र series and continuing this हमारा ये कंटिन्यूड डिस्कशन है किस चैप्टर का एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जिसमें हम अब आज हमने आगे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड वीडियो है फॉर दिस चैप्टर। आप प्रीवियस डिस्कशन से फॉलो कर सकते हैं बाकी जो भी हमने डिस्कशंस की हैं। यहाँ पे हमने कुछ लगभग 50 क्वेश्चन इस टॉपिक के डिस्कस कर लिए थे। हम फर्दर और हम उसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले हम अपने डायरेक्टली अपने डिस्कशन पे जंप करते हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के डिस्कशन का, विच इज सेइंग अबाउट कि इन दी फॉलोइंग ईयर्स। देखिए हमें कह रहा है कि यहाँ पे कुछ ईयर्स दिए हुए हैं कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन जो इतने भी फूड ग्रेन है उनका प्रोडक्शन हैज ए नेगेटिव ग्रोथ रेट। किस किस ईयर में हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन नेगेटिव रहा है। देखिए स्टिल जो है ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट हमारे लिए डाटा रिलेवेंस रखता है ये वाला। डाटा रिलेवेंस क्या रखता है कि लास्ट 15 साल में जो हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है एज पर दी फाइनल एस्टिमेट, कौन से ये है आपका फाइनल एस्टिमेट प्रोडक्शन ऑफ दी 24-25, यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है। नेगेटिव ग्रोथ इन द ईयर 9-10, आपका 12-13, 14-15 एंड 15-16। अब देखिए नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन मतलब हर साल मान लीजिए 100 मैट्रिक टन जो है आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है फॉर एग्जांपल, है ना। अगले साल जो है कि 110 हो या अगले साल 112 हो, ठीक। ये सब क्या है, इंक्रीजिंग जो है कि हमारा है कि यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है। नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको जो है 100 से मान लीजिए 98 मैट्रिक टन हुआ है तो यहाँ पे 2% हमारा क्या है डिक्रीज होते हुए दिखा है, तो इसी को नेगेटिव ग्रोथ रेट कह देंगे। और इट इज नॉट कंपल्सरी कि यहाँ मॉनेटरी टर्म में जो है कि आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट हो। अगर कंसिस्टेंटली देखा जाए कि हर साल जो है कि 10% से बढ़ रहा है, ठीक, और यहाँ पे देख ले हम 8% से बढ़ रहा है, तो ये मैंने आपको बताया था कि इसे भी हम लोग क्या कहते हैं आपका स्लो डाउन फेज। और ग्रोथ रेट तो बढ़ रहा है बट ये एक तरह से जो है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट भी माना जाएगा, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। बट प्रिसाइजली आपको क्या याद रखना है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट थोड़ा जो है कि हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है और फॉलोइंग ईयर्स में, ये पुराना क्वेश्चन था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है पूछा गया था, तो 4-5 में जो है कि आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला था। फिर देन इन द लास्ट 15 ईयर मीन्स आपका जो है कि 24-25 से जो है कि लास्ट 15 ईयर इन्होंने लिया, तो 2009-10, 12-13, 14-15 और 15-16 में जो है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है फूड प्रोडक्शन में। आई होप इसको आप हमेशा आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम है, फॉलोइंग ईयर में एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ रेट कहाँ देखने को मिली है। अब इसको आप आंसर कर सकते हैं। 2017 का है तो हमने ऊपर पढ़ा 14-15 में देखने को मिला था। तो यहाँ पे आप देख लेंगे जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट था हमारे नेशनल इनकम का, जो हमारा 25-26 है फाइनेंशियल ईयर, जो है कि आपके 2026-27 में हमारे एडवांस एस्टिमेट्स और रिवाइज किसके आते हैं, आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के। तो यहाँ पे हमारे पास 25-26 का जो डाटा आया है और पहला रिवाइज एस्टिमेट आया है, मीन्स यहाँ पे हमारा 24-25 का जो 27 फरवरी को रिलीज हुआ है 2026 में। ये हमेशा क्वेश्चन में मिलता है, ये सब डाटा 27 फरवरी 2026 को रिलीज हुआ है और आप ये करंट घटना चक्र कब देख रहे हैं, अगस्त 2026 में देख रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, तो इनको याद कर लेना। बाकी दो जो भी एस्पिरेंट 2027 के लिए देखेंगे या 2028 के लिए देखेंगे, बस उनको ये हल्का सा रिसर्च करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी हमारा एस्टिमेट डाटा है वो कैसे अपडेट हुआ है, तो इतना कर लेंगे आप। तो यहाँ पे क्या है कि आपका रिपोर्ट किया है नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ 0.2%। देखिए 0.2% इन दी 24-15 में। यहाँ देखना है आपको 23 में जो है कि आपका फाइनल डाटा रहेगा 2.6% से जो है कि आपका ग्रो किया था। यहाँ पे पहला जो है कि 4.3 से और 25-26 में 2.5 से, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। और किस पे दिया हुआ है, एट द कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या होता है, ऑन दी बेस ईयर प्राइस, ठीक। यहाँ पे बेस ईयर प्राइस पे जो है कि आपको ये सब फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है। और बेस ईयर हमारा 2011-12 से कहाँ चेंज कर दिया है, बेस ईयर 2011-12 से अब बेस ईयर आ गया है आपका 23-22-23, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगेन सेम क्वेश्चन है कि आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट कहाँ है, तो ये आप ब्रीफली देख लेंगे, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द ईयर 1977 और 8 इंडिया के एलाइड सेक्टर ने नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाया था, तो यहाँ पे 1% का नेगेटिव ग्रोथ रेट था। सेम क्वेश्चन, अंडर द 5 ईयर प्लान डिड एग्रीकल्चर हैव ए नेगेटिव ग्रोथ रेट। जो हमारे 5 ईयर पंचवर्षीय योजना चलती थी, 5 ईयर प्लान चलते थे, उसमें से किसी में हमने नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी थी, तो बिल्कुल देखी थी। कौन से, थर्ड थर्ड 5 ईयर प्लान में। अब ये थर्ड 5 ईयर प्लान कब था, 61 से 66 में था। तो ये आपको जितने भी सारे 5 ईयर प्लान्स हैं इनके बारे में भी पता रहना चाहिए कि हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके जो है कि आपके 5 ईयर प्लान्स कब तक चले थे। यू मस्ट रिमेंबर दिस, लेट मी टोल यू, ये आपके जो है कि
5 ईयर प्लान्स मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक टेबल सा बना लेंगे 5 ईयर प्लान्स मीन्स आपको एक हल्का सा नोटिंग कर लेंगे यहाँ पे जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान्स है इसके बारे में हल्का सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। लेट मी शो यू हमारा जो है कि इम्पोर्टेंट वाले जो है कि लिख लेंगे। एक मिनट यहाँ पे एक मिनट गाइड लेट मी ओपन माई नोट्स और इसमें से जो है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट फाइटिंग्स बता देता हूँ। यहाँ पे आप जितने भी 5 ईयर प्लान्स है इनको थोड़ा सा नोटिंग करेंगे। सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे एक मिनट गाइस। सो लेट्स नोट अबाउट दिस 5 ईयर प्लान्स। आप इन 5 ईयर प्लान्स को जो है कि नोट डाउन कर लेंगे, एक कंसोलिडेटेड डाटा हो जाएगा। देखिए पहला ये जो फर्स्ट ईयर प्लान था, फर्स्ट प्लान इट इज इन द ईयर 1951 टू 56 और इसको हम लोग कहते क्या थे, ये 5 ईयर प्लान कहलाता था हेरोड दोमार मॉडल। ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टिल आपको रिलेवेंस है क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे प्लानिंग कमीशन थी उसको जो है कि स्क्रैप करके जो है कि नीति आयोग ले आए 2015 में, बट स्टिल जो है कि ये सब क्वेश्चन रिलेवेंस रखते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको आंसर करने आना चाहिए। तो आपको फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान याद है, 51 से 56 में था जिसे हम लोग हेरोड डेमोर मॉडल कहते हैं। यहाँ पे जो है कि टारगेट हमारा क्या था, टारगेट ग्रोथ रेट था इस फर्स्ट ईयर प्लान में, टारगेटेड ग्रोथ रेट था 2.1% का। ठीक, 2.1%, बट वी हैव अचीव एक्चुअली 3 पॉइंट, यहाँ पे एक्चुअल स्पेलिंग सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे जो है कि आप लिखेंगे एक्चुअली जो है कि आपने 3.6% जो है कि अचीव किया था। और ये फोकस किस पे था, जैसे आप कुछ कुछ बातें हैं, जैसे मैं पूरी बातें नहीं लिखा रहा, ये है कि फोकस था आपका एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी पावर पे। यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 का बना था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेंगे। यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या बना था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका बना था 1952 में। यहाँ पे आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द 1952 देखने को मिला था। देन यहाँ पे आता है नेक्स्ट आपका सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान। ठीक, सेकंड 5 ईयर प्लान कब था, 1956 से 61 में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेहरू महा महान बोलिस जो है कि महान महान ये LAN, एक मिनट गाइस, तो ये जो है कि आपका महालनोबिस मॉडल। यहाँ पे आपको जो है कि मेस्टली रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यहाँ पे फोकस क्या था हमारा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। ठीक, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हैवी इंडस्ट्री पे फोकस करना है। और क्या करना है, हैवी इंडस्ट्री पे फोकस करना है, आपको हैवी इंडस्ट्री पे फोकस करना है। यहाँ पे जो टारगेट लिया गया था वो लिया गया था 4.5% का एज हमारी सक्सेस रेट को देखते हुए, बट जो है कि एक्चुअली कितना ग्रो किए हम लोग, थोड़ा टारगेट से बिहाइंड रह गए, 4.27% रह गए। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट है थर्ड 5 ईयर प्लान। ये आपको कब देखने को मिला था, थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान 1966 से 61 से 66 में देखने को मिला था, जिसे हम लोग क्या गडगिल योजना भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे गडगिल योजना भी कही जाती है। यहाँ पे आपको पहली बार सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी देखने को मिली थी। क्या मिली थी, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी के लिए बात की गई थी। यहाँ पे आपका टारगेट रखा गया था कि अब जो है कि थोड़ा टारगेट हमें 5.6% को देखना है, और एक्चुअली ग्रो किए हम लोग 2.4%। और इसका रीजन क्या है, दिस ईयर 1961 टू 66 आपकी 2 वॉर्स हो गई थी। फेल्ड इसलिए हुआ, वी फेल्ड बिकॉज, यहाँ पे फेल इसलिए हुए हम लोग, वी फेल्ड। यहाँ पे आपको फेल होने का कारण क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सीनो इंडियन वॉर हो गई थी, सीनो इंडियन वॉर आपका 1962 में, और इंडो पाक वॉर हो गई थी, इंडो पाक वॉर आपका 1965 में। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन थर्ड के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कुछ हमारे 5 ईयर प्लान में हॉल्टिंग देखने को मिली थी। ठीक, जिसे हम लोग जो है कि कुछ एनुअल प्लान्स आए थे। ठीक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्लान हॉलीडेज के नाम से जाना जाता है, ये क्या प्लान हॉलीडेज बोला जाता है। ठीक, यहाँ पे प्लान हॉलीडेज थी, हमारे प्रोग्राम जो है कि थोड़े ठप पड़ गए थे, जो 1966 से 69 तक चला था। यहाँ पे 3 ईयर एनुअल प्लान आए थे। ठीक, प्लान हॉलीडेज में 3 एनुअल प्लान्स बनाए गए थे, 3 एनुअल प्लान्स विच हैव नो टारगेट्स। ठीक, यहाँ पे जो है कि टारगेट्स नहीं लिए गए थे, यहाँ पे टारगेट्स नहीं थे, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। और इसी के बीच में हमने जो है कि अपना फर्स्ट टाइम जो है इसी प्लान हॉलीडे में क्या किया था,
डिवैल्यू किया गया था रुपी को, क्योंकि मेजरली इकोनॉमी जो है कि हमारी सही से काम नहीं कर रही थी, तो वैल्यू को डी रूपी किया गया था और लॉन्च किया था। यहीं पे आपको लॉन्च होते हुए दिखेगा। लेट मी कमेंट द एग्जैक्ट ईयर ऑफ द लॉन्च ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो एम एस स्वामीनाथन जी के मॉडल पे रिलीज किया गया, वो इसी हॉलीडेज प्लान में लॉन्च किया गया था। ठीक, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फोर्थ ईयर। यहाँ पे फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है जो कि 1969 से 74 में था। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड दी अशोक रुद्र एंड दी एलन माने मॉडल। ठीक, इसको क्या कहते हैं? अशोक रुद्र एंड एलन माने मॉडल कहते हैं। जहाँ पे आपके ग्रोथ, स्टेबिलिटी और ये सब देखने को मिला था। इसका मेन फीचर क्या था? यहाँ पे आपको नेशनलाइज्ड जो है कि नेशनलाइज्ड 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक देखने को मिले थे। नेशनलाइज्ड 14, एक कॉमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। कब? ये 1969 में किया गया था। यहाँ पे टारगेट ग्रोथ आपकी ली गई थी 5.7%, बट एक्चुअली ग्रो हुए थे हम लोग 3.3%। सो इट इज ऑल्सो अ फेलियर। तो ठीक, ये भी हमारा फेलियर था। फिर आगे जो है कि फर्दर अगर हम मूव करें तो हमारे पास कौन सा था? हमारे पास आया फिफ्थ 5 ईयर प्लान। यहाँ पे फिफ्थ 5 ईयर प्लान आता है। ठीक, यहाँ पे पांचवा 5 ईयर प्लान आता है 1974 से 78 पे। ठीक, यहाँ पे आपको डीडी धार मॉडल देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे डीडी धार मॉडल देखने को मिलेगा, जहाँ पे थीम क्या था हमारा? एक थीम था, ठीक, दीदी धार मॉडल में। यहाँ पे आपका थीम हटा कि यहाँ पे गरीबी हटाओ। ठीक, यहाँ पे क्या बोला गया? गरीबी हटाओ, विच इज दी पोवर्टी एलिवेशन। ठीक, यहाँ पे आपको पोवर्टी एलिवेट करनी है। ठीक, पोवर्टी एलिवेट की जाए। ठीक, यहाँ पे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और यहाँ पे हमारे कुछ आपके ईयरली प्लान ये सब देखे गए थे। ठीक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टारगेटेड आपका ग्रोथ था 4.4% का। एक्चुअली ग्रो किए हम लोग 4.8%। तो यहाँ पे हल्का सा जो है कि सक्सेस रेट देखने को मिला फिफ्थ ईयर में। इसके पहले जो है कि हमारा क्या था? फर्स्ट ईयर प्लान जो था, फर्स्ट ईयर प्लान में हमने कुछ अपने एक्चुअल ग्रोथ से ज़्यादा ग्रो किया था। फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इज द फेलियर, देन फिफ्थ इज द लिटिल सक्सेस। फिफ्थ हमारे लिए थोड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ। फिर उसके बाद आता है रोलिंग प्लान। ठीक, यहाँ पे जनता पार्टी जो है कि थोड़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी रहती थी, एज यू नो। ये इमरजेंसी का भी टाइम था, इमरजेंसी टाइम खत्म हुआ था। ठीक, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चली थी। फिर यहाँ पे आपका आता है सिक्स प्लान। ठीक, यहाँ पे सॉरी, सिक्स प्लान से पहले आएगा आपका रोलिंग प्लान। ठीक, यहाँ पे अब रोल बैक प्लान आता है। रोलिंग प्लान जो काम करता है 1978 से 80 तक के लिए। इसमें जो है कि जनता पार्टी जो थी, जनता पार्टी फ्रेमवर्क काम करता है। जनता जनता पार्टी फ्रेमवर्क यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे कोई भी टारगेट जो है कि नो टारगेट्स वर डिसाइडेड। और यहाँ पे आपके कांग्रेस पार्टी ये सब जो है काफ़ी चलती हैं, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपना आते हैं सिक्स ईयर प्लान पे। सिक्स ईयर प्लान जो है कि आपको कब देखने को मिला था? सिक्स प्लान इज इन द ईयर 1982-85 में, जिसे हम लोग ने क्या बोला? इनपुट आउटपुट मॉडल बोला। इसको बोला इनपुट आउटपुट मॉडल बोला गया। सो यू मस्ट रिमेंबर इनपुट आउटपुट मॉडल। इसमें आपका जो है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत यहाँ पे क्या देखने को मिला था? इनिशिएशन जो हमारा 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, तो यहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलाइज करने का इनिशिएशन हम लोग कह सकते हैं हमें देखने को मिला था। और इसका टारगेटेड ग्रोथ क्या था? टारगेटेड ग्रोथ इज दी 5.2% एंड एक्चुअली ग्रो एट दी 5.7%। स्टिल ये हमारे लिए सक्सेस की बात थी। देन हमारे पास आता है सेवन्थ 5 ईयर प्लान। सेवन्थ हम देखते हैं कब? 85 से 90 में। ठीक, 1985 से 90 में देखने को मिलता है हमारा क्या? सातवां प्लान। और ये सातवां प्लान को क्या बोलते हैं हम लोग? वेज गुड मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेज गुड मॉडल बोलते हैं। एंड इसका टारगेट कितना था? इस टारगेट इज दी 5.0% एंड एक्चुअली ग्रो 6%। इट इज ऑल्सो अ ह्यूज सक्सेस फॉर अस। तो ये भी हमारे लिए सक्सेस की बात थी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अब बात होने लगी थी आपकी फूड वर्क प्रोडक्टिविटी पे। ठीक, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा प्रायोरिटाइज करने लगे थे। तो ये हमारे थे 7 ईयर प्लान। फिर इसके बाद आता है आपका जो है कि देखने को क्या मिलेगा? यू हैव सीन दी एनुअल प्लान्स। कुछ हमें एनुअल प्लान्स देखने को मिलेंगे। ये एनुअल प्लान्स कब से कब तक के थे? 1990 से लेके 92। थोड़ा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ये सब हुआ। यहाँ पे कोई भी टारगेट नहीं लिए गए, नो टारगेट्स वर डिसाइडेड। बट इंडिया ने अडॉप्ट किया। यहाँ पे जो है कि आपको एलपीजी रिफॉर्म्स अडॉप्ट करते हुए इंडिया दिखेगा। तो ये इसका मेजर आउटकम था। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा जो है कि आता है एट्थ 5 ईयर प्लान। देखिएगा, इस थोड़ा टाइम लगता है ये सब।
मैं आपको रैंडमली जो भी चीज़ आती है एक्टिवली रिकॉल इसे ही कहते हैं। आप इन सब चीज़ों को ग्रैप्स कर लीजिए बस। 8 5 ईयर प्लान्स आता है। फिर 1992 से 97 में ये 8 5 ईयर प्लान देखने को मिलते हैं। कौन लेके आते हैं इनको? जॉन डब्ल्यू ये लेके आते हैं। इस मॉडल का नाम कहा जाता है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल कहा जाता है। और ये बता मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको ये प्लान ईयर इस मॉडल को क्या कहते हैं और टारगेट क्या है, ये इंपॉर्टेंटली पीसीएस ने कई बार हमसे ये सब क्वेश्चन पूछे हैं गाइस। तो सो इसको अच्छे से रिवाइज करके आपको रिमेम्बर करना होगा। ये आपको जो है कि करना है। देन आगे देखते हैं यहाँ पे हमारा जो है कि थीम क्या था। वी हैव टेकन द थीम ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया गया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की गई क्योंकि हमारी थोड़ी थोड़ी इकोनॉमी जो है स्टेबलाइज होने लगी थी। ठीक, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हुई। थोड़ा पोस्ट एलपीजी था। तो यहाँ पे टारगेट भी जो है कि आपको 5.6% देखने को मिलेगा, पर एक्चुअली हम लोग ग्रो कर दिए यहाँ पे जो है कि 6.8%। तो ये हमारे लिए सक्सेस था। फिर आता है आपका क्या, 9th 5 ईयर प्लान। यहाँ पे कौन सा 9वें प्लान की बात करेंगे। यहाँ पे 1997 से लेके 2002 में आपका 9 ईयर 5 ईयर प्लान आ गया, जिसका थीम क्या था, इसको हम लोगों ने बोला सोशल जस्टिस थीम बोला। ठीक, यहाँ पे सोशल जस्टिस थीम। यहाँ पे आपको काफ़ी लिबरलाइजेशन देखने को मिलेगा, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस थी, कारगिल वॉर था, ये सब चीज़ें थी यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे जो ग्रोथ फेल हुई थी, ग्रोथ फेल शॉर्ट। यहाँ पे जो है कि आपको टारगेट बता दूं, हमने टारगेट लिए थे यहाँ पे 6.5% का। ठीक, हमने टारगेट 6.5 का लिया था और एक्चुअली ग्रोथ की हम लोग 5.4% पे। तो ग्रोथ जो है फेल हुई थी। ग्रोथ फेल ड्यू टू ईस्ट एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। ईस्ट एशिया में क्या थी आपकी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी एंड जो है कारगिल वॉर हो गया था। ठीक, कारगिल वॉर हो गया, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमें थोड़ा देखने को मिला था क्या, स्लो डाउन देखने को मिला था। फिर इसके बाद आता है आपका 10th 5 ईयर प्लान। ठीक, यहाँ पे 10वां प्लान आ गया। 10वां प्लान क्या था, 2002 से लेके 7 तक देखने को मिलता है। ठीक, 2002 से 2007 तक आपका 10th 5 ईयर प्लान्स देखने को मिलते हैं। अब इस प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे मॉनिटरेबल टारगेट्स रखे गए थे। ये मॉडल कोई नहीं बोलेंगे अब, ये है मॉनिटरेबल टारगेट्स से। ठीक, स्टेट स्पेसिफिक टारगेट रखा हमने 8% का, बट अचीव कितना किया, एक्चुअली अचीव किया 7.6%, फेलियर हुआ ये। फिर आपका 11वां प्लान आता है विच इज ऑन दी 2007 से 2012 तक। ठीक, 7 से 12, एंड इसको हम लोगों ने इंक्लूसिव ग्रोथ फ्रेमवर्क बोला। वी हैव कॉल्ड इट द इंक्लूसिव ग्रोथ फ्रेमवर्क विच इज टुवर्ड्स द फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ फ्रेमवर्क। इसको जो है कि हमने इंक्लूसिव ग्रोथ फ्रेमवर्क बोला फॉर द इंक्लूसिव एंड द फास्टर ग्रोथ रेट। यहाँ पे टारगेट थोड़ा बड़ा रखा गया, 9% का रखा गया, बट एक्चुअली हम लोगों ने कितना ग्रो किया, 80% किया। फेलियर बट स्टिल जो है कि थोड़ा नॉट अ बिग फेलियर। फिर इसके बाद लास्ट प्लान आता है आपका 12th प्लान विच इज फ्रॉम दी 12 टू दी 17, 2017 तक ये हमारा लास्ट प्लान था। फिर इसके बाद तो आपको नीति आयोग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है कि सस्टेनेबल पिरामिड की जो है कि पैराडिज्म की बात की गई। यहाँ पे क्या सस्टेनेबल पैराडिज्म की बात की गई, जिसमें हम लोगों ने फास्टर, और इसका थीम बता दूं मैं, तो इस हम लोगों ने थीम क्या रखा यहाँ पे, फास्टर सस्टेनेबल। वी हैव चूजन दिस थीम, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ पे फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है कि हमने चुना। और यहाँ पे आपके टारगेट एक्चुअली रखे गए थे 8%, और हम लोग एक्चुअली ग्रो कर पाए 6.7%, विच इज़ द फेलियर। तो यहाँ पे आपको अब चीज़ें देखिए, अब कंसोलिडेट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने आपको 5 ईयर प्लान्स के बारे में बताया। ठीक, यहाँ पे अंडर दी 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर रजिस्टर्ड इन नेगेटिव ग्रोथ। अब यहाँ से देखेंगे तो तीसरा सेक्टर था हमारा। तीसरा क्या था, 1961 से 66 का टाइम था, जिसे हम लोग गडगिल योजना कहते हैं। यहाँ पे टारगेट रखा गया 5.6%, पर 2.4% अचीव किया। क्यों, ड्यू टू फेलियर रहा। यहाँ पे इंडो सीनी वॉर्स हो गई। ठीक, इंडिया के सीनो मतलब इंडो तिब्बतियन रीजन ऊपर वाला है, वहाँ वॉर हो गई, और पाकिस्तान वॉर हो गई 62 और 65 में। दैट्स वाई थोड़ा नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला। फिर यहाँ पे हम लोग 2 3 4 में पूरा नेगेटिवली ग्रोथ देखते हैं, मीन्स यहाँ पे हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हो पा रहे थे। फिर आपको 5th में सक्सेस मिली। ठीक, 6th में सक्सेस मिली, 7th में मिली, फिर 8th में भी आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। 9 में अगेन फेलियर देखने को मिला। क्यों, क्योंकि ये वॉरियर हो जाता है, कारगिल वॉर यहाँ देखने को मिलती है। ठीक, 99 में। फिर उसके बाद 10वां प्लान
मतलब ग्रोथ रेट हमने अचीव नहीं किया, 11वें में भी नहीं किया, 12वें में भी नहीं किया, फिर यहाँ पे इसको प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया जाता है, यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है, अबॉलिश नहीं बोलेंगे, इट इज रिप्लेस विद दी अवर नीति आयोग, जो हमारा अब साइंटिफिकली थिंक टैंक बना एज फॉर द नीड्स ऑफ द मॉडर्न टाइम। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ गाइस, काफी मैंने जो है कि इसको समझाने की कोशिश की, और इसको देखिए याद कर लेना जरूर, इसको जो है कि अच्छे से याद करना, नोट्स पीडीएफ मिलेगा तो इसको अपना टेबल फॉर्मेट में और अच्छे से नोट्स में कैलकुलेट कर लेना, इन 5 ईयर प्लान्स की ईयर याद रखना, इनके टारगेट्स याद रखना, और ये जो मॉडल्स बोले गए हैं तो इनकी कभी कभी मैचिंग आ जाती है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है, पुराना है बट स्टिल रिलेवेंस देख लेते हैं इसका। एक मिनट, लेट मी साइज इंक्रीज यहाँ पे। सो क्वेश्चन कह रहा है कि नियर सफिशिएंसी हैज बीन अचीव इन द इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स। तो हमने नियरली सफिशिएंसी जो है कि अचीव कर लिया, और इंडिया नो लॉन्गर इम्पोर्ट द फूड ग्रेन इन द बल्क क्वांटिटी। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे थे? असर्शन देखें तो पुराना है बट स्टिल जो है कि आज के डेट में भी देखें तो स्टिल रिलेवेंस है कि हमने नियर सफिशिएंसी अचीव कर ली है, और जो है कि नो लॉन्गर इम्पोर्टेशन है, तो यहाँ पे हमारा दोनों करेक्ट और एक्सप्लेन करेक्ट कर रहा है। इसको आप यहाँ से देखेंगे, एज पर दी फाइनल एस्टिमेट हमारे फूड ग्रेन इंडिया है जो है कि एस्टिमेटेड हमारा कुछ फूड ग्रेन जो है कि 357.73 मिलियन टन्स का है, और एडवांस एस्टिमेट से देखें तो हम लोग काफ़ी सफिशिएंट है, तो ऑल दो स्टेटमेंट अभी भी आज के डेट में पूछी जाए तो करेक्ट मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंडिया हैज अचीव द नेशनल फूड सिक्योरिटी बट नॉट सिक्योर हाउस होल्ड सिक्योरिटी। देखिए इसका मतलब क्या है कि हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी में फूड सिक्योर कर लिया है, मतलब आपातकालीन सिचुएशन में हमने फूड सिक्योरिटी अच्छी रख लिया, हमारे पास फूड सिक्योरिटी का मतलब होगा सफिशिएंट फूड है नेशन के लिए, बट हमने पोवर्टी की वजह से ये जो नॉट सिक्योर हाउस होल्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? आप देखिए फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी सिक्योर होने के बाद भी आपके घर घर में, अगर मान लीजिए कोई ए घर है, बी दूसरा घर, तीसरा घर, या कोई रिक्शा पुलर्स है, तो इनके पास अभी भी हाउस होल्ड में देखें तो शॉर्टेज ऑफ द फूड है। सो इसका मतलब यही हुआ, आप इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, देयर इज द सफिशिएंट फूड स्टॉक बट ऑल हाउस होल्ड डू नॉट हैव द एक्सेस टू इट। तो यहाँ पे सभी घर के पास एक्सेस नहीं है, तो ये हमारा हार्श ट्रूथ है। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे असर्शन क्या है और रीजन क्या है। आपका कह रहा है कि सिग्निफिकेंट, यहाँ पे जो है कि significant technical and institutional reforms in the Indian agriculture are required to feed the growing population। तो ये क्या स्टेटमेंट आपको सही लग रही है? तो यस, इंडीड ये असर्शन करेक्ट है कि यहाँ पे हमें साइंटिफिकली और टेक्निकली थोड़ा इंस्टीट्यूशनली सोचना होगा इंडियन एग्रीकल्चर में, टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। हमारी जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, और जिस हिसाब से ये पॉपुलेशन ग्रो करने के साथ साथ ये साइंटिफिकली और टेक्निकली क्यों जाना है, क्योंकि हमें अपने क्रॉप्स को प्रिजर्व भी करना है, जितने भी अगर ये कहते इंसेक्टिसाइड इन सब से या कोई बीमारियां लग रही हैं, आपके प्योरिटी ऑफ द फूड, इन सबको देखते हुए तो हमें साइंटिफिकली और टेक्निकली डेवलप करना है। नेक्स्ट रीजन कह रहा है आपका अ सिग्निफिकेंट, ठीक, ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मर्स इन पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल रिलाई ऑन द मानसून रेंज। ठीक, यहाँ तक जानते ही हैं हमारा एग्रीकल्चर अभी भी मानसून डिपेंडेंट है मोस्ट ऑफ दी केसेस में। यहाँ पे हम सब बात नहीं कर रहे, अगर मान लीजिए 100 में से कम 60 लोग जो है कि थोड़ा मानसून डिपेंडेंट ही रहते हैं, 40 के पास अभी मैकेनाइजेशन आया है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ है। फिर नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी फॉर एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे जो है कि क्या है, आपके सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मर अभी भी इंडिया में मानसून रेन और नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी पे एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स नहीं डालते हैं। तो ये भी रीजन करेक्ट है, बट इट इज नॉट एक्सप्लेन, क्योंकि यहाँ पे आप मैंने कहा बिकॉज लगा के देखेंगे, क्योंकि ऐसा है तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपका असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग दी ए, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको डी आंसर देखने को मिलेगा, और इसको आप टेक्निकली पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। फिर आगे मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैग के रिपोर्ट के हिसाब से पब्लिश की गई, यहाँ पे 2000 पुराना क्वेश्चन है गाइस, ठीक, इसको एक बार यहाँ से देख लेना। बस हमें क्या रखना है, 25-26 के बजट में जो एस्टिमेट किया गया था वो फूड सब्सिडी थी, बट रिवाइज में ये 12.16 मोर देन दी बजट एस्टिमेटेड आई। यहाँ पे जो भी फूड सब्सिडाइज किए गए, एग्रीकल्चर सब्सिडी दी गई वो ज़्यादा है। ये मैंने आपको बताया था क्या, याद करिए, पहले जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ाया था, नेशनल इनकम वाला चैप्टर, वहाँ पे मैंने आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पढ़ाया था। फिर आपको फैक्टर कॉस्ट समझाने के लिए मैंने जो एनएनपी एट द फैक्टर कॉस्ट बताया था, उसको समझाने के लिए मैंने आपको वो बताया था ये क्या है, नेशनल इनकम का प्योरेस्ट फॉर्म है। और फैक्टर कॉस्ट के साथ एक टॉपिक कराया था मैंने कि सब्सिडाइज इकोनॉमी होगी, सब्सिडाइज इकोनॉमी होगी।
तो सब्सिडीज जो है कि क्या होगा, आप जानते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देते हैं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स घटा के आपकी सब्सिडीज जोड़ देते हैं। सब्सिडाइज इकोनॉमी में क्या होगा, जीडीपी अगर फैक्टर ये हम लोग सब्सिडी ज़्यादा रखेंगे तो जीडीपी हमारी फैक्टर कॉस्ट की ग्रेटर देन हो जाएगी मार्केट प्राइस पे, तो क्या है वो शो करता है कि सब्सिडी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए सब्सिडाइज इकोनॉमी अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारी जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे सब्सिडीज ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे थोड़ा सा एक्टिवली रिकॉल करके रिलेट करके करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। फिर आगे देखिए, तो इंडिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, किस प्रोडक्ट्स पे लार्जर प्रोड्यूसर है, आपकी मिल्क, पल्सेज और स्पेसीज पे। ठीक, यहाँ पे आपका 25 का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम इनमें चीज़ों में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यू कैन सी दिस। फॉलोइंग जो है कि लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग है। ठीक है, अभी देखें तो चाइना जो है कि लार्जेस्ट वेजिटेबल फ्रूट्स प्रोड्यूसर है, इंडिया जो है कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। और ये अपडेटेड डाटा है, अभी कमेंट भी करेंगे कि हमारा हॉर्टिकल्चर में ओवरऑल इंडिया का रैंक क्या है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। फिर टोटल ओनियन इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्टेड कितना है, पुराना क्वेश्चन है। नॉट्स और रिलेवेंस यहाँ से आप देख लेंगे, 24-25 में हमने देख कितना किया, एक्सपोर्टेड दिस मच और वर्थ रुपीज दिस। 24-25 में सोट है इसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, एबडा का जो है कि ये हमारा एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये डाटा दिया है, तो ये डाटा आप याद रख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका कह रहा है कि 22-23 में जो है कि क्या है, ठीक, आईएएस 2025 मतलब यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। इंडिया लार्जेस्ट क्या है, इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है टर्मरिक इन दी वर्ल्ड, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारे यहाँ हल्दी जो है टर्मरिक काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है, और आपको जो है कि टर्मरिक बोर्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसके बारे में? टर्मरिक बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, यू मस्ट इनकलकेट हियर। फिर मोर देन 30 वराइटीज ऑफ टर्मरिक ग्रोन इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, इसकी स्पीसीज है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक जो है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, बिल्कुल सही बात है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से आप देख लेंगे इसको। देन नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी हुई है, 24 आईएएस 24 का ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट मैंने बताया, इस टाइप के ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट एक्सप्लेन, ये सब तो पहला तो करेक्ट होता है। अब ये दोनों यहाँ पे सारी 2 ही स्टेटमेंट है, मुझे लगा 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है, माय बैड। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, हमें बताना है क्या करेक्ट है और क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो लेट्स सी दिस। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये गलत बात है। यहाँ पे देखिए हम लोग हालांकि अपने ग्रेड ए एप्पल्स एंड मोस्ट जो एप्पल्स हैं अच्छे वाले थोड़े, वो मोस्टली एक्सपोर्ट के लिए रखते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये पहला गलत है, हम लोग अमेरिकन एप्पल्स भी इंपोर्ट करते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपको रॉन्ग दिखेगा, और ऐसे क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट पता चला तो डायरेक्टली आंसर पे रीच कर जाते हैं। दूसरा फिर भी पढ़ लेते हैं, इंडिया में लॉ जो है प्रोहिबिट करता है इंपोर्ट ऑफ द जीएफ फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी। यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, और वो कौन सी है, आपकी जीईएसी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है, ये बताती है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे देखेंगे कौन सी अप्रूवल ऑफ द जीएसी रहना चाहिए, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पे आती है। जो भी आपके जीएमओज है, ठीक, जीएमओज जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो इंडिया में अलाउ नहीं है, खाली कॉटन वाला एक अलाउ है, इसमें पिंक बॉल बॉम करने के लिए। बाकी बीटी ब्रिंजल ऑन होल्ड है, और बाकी आगे देखते हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनते जाएंगे। यहाँ से बस इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 का, प्रोहिबिट करता है आपके जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, ठीक, फसाई का अप्रूवल। और यहाँ पे जीईसी जो है कंपोनेंट अथॉरिटी है जो अप्रूव करती है ये सब। फिर जो है कि काशी ललिमा एक वैरायटी है किस चीज़ की, ये जो है कि ओकार और फिंगर लेडी की वैरायटी है, इसलिए ओकरा और फिंगर लेडी कह लीजिए, ये आपको याद रखना है। काशी लिमला इसकी फिंगर वैरायटी है, एंड इट इज द सुटेबल फॉर द बोथ समर एंड द खरीफ क्रॉप एंड रिकमेंडेड फॉर द कल्टीवेशन इन द उत्तर प्रदेश। अपने जो है कि प्यार इस उत्तर प्रदेश में सी कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर कह रहे हैं कि विच फ्रूट मेक द रैंक्स फर्स्ट इन द टर्म ऑफ प्रोडक्शन, तो कौन करता है, ये बनाना करता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, यहाँ से आप ब्रीफली देख भी सकते हैं। फिर आपका मैचिंग गाइस, ये सब देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको बहुत ही स्टैटिक नेचर के हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, पुराना क्वेश्चन है, बट आपको रिलेवेंस स्टिल जो है कि नए डाटा क्या होगा। एज पर द डाटा 23-24 में टॉप 3 प्रोड्यूसर ऑफ द कोकोनट कौन है, यहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को जो है कि स्किप कर रहा हूँ। आपको जो है कि होमवर्क में मैंगो, लीची, ये सब क्या है, कौन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये सब आपको लीडिंग प्रोड्यूसर पता रहने चाहिए। नहीं तो वेट कीजिए, इन सब के लिए आपको जो है कि
प्रीलिम से पहले मैं कोशिश करूँगा, देखिए मैं ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं अकेले मैनेज कर रहा हूँ, तो अगर टाइम मिला तो आफ्टर बिफोर प्रीलिम्स यहाँ पे प्रीलिम से पहले मैं एक डाटा फैक्ट शीट प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगा, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। देन आगे देखते हैं, यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, देखिए रबर थाईलैंड में है, बिल्कुल सही है। कॉफ़ी कह रहा है मंगोलिया में, तो ये मंगोलिया नहीं, प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी में आपका कॉफ़ी का प्रोड्यूसिंग है ब्राज़ील, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सब जो है कि आपको सही देखने को मिलेंगे, यू कैन गो थ्रू इट। फिर अगेन ये मैचिंग है, प्राइस प्लीज़ डू इट इन योर वर्क, ये सब जो है कि कॉफ़ी उज़्बेकिस्तान में इनकरेक्ट है, कितना क्या प्रोडक्शन है, ये थोड़ा आपको जो है कि आइडिया रहना चाहिए। ठीक, ये भी थोड़ा पुराना क्वेश्चन है कि आपके कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग 2016, ठीक, इंडिया में देखिए आपके अरेबिका, रोबस्टा और जो है कि कौन-कौन सी होती है? अरेबिका, रोबस्टा एंड एक और कॉफ़ी की वैराइटीज़ हैं। दोनों कॉफ़ी आप इंडिया में ग्रो होती हैं, तो यू कैन मेजरली सी। और कॉफ़ी जो है कि कॉफ़ी बोर्ड है कि नहीं, ये पता रहना चाहिए। और कॉफ़ी किस इंडिया के पार्ट में, मीन्स यहाँ पे आंध्र, तेलंगाना इन सब रीजन में ज़्यादा उगाई जाती है, तो ये सब आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। फिर कह रहा है कि स्टेट एंश्योर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द कॉफ़ी इन इंडिया, तो कौन करता है? कर्नाटक करता है। जस्ट मैंने ऊपर बताया कि कैसे कर्नाटक ये सब करता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे, पुराना क्वेश्चन था, अभी भी देखें तो नए डाटा के हिसाब से एज पर द फाइनल एस्टिमेट 24-25 कर्नाटक का टोटल एस्टिमेशन इतना है, जो कि अभी भी स्टिल इंडिया में सबसे ज़्यादा है। फिर कैटेगरीज जो पूछी गई हैं एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ की एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया, तो यहाँ पे सारे ही आपके ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट आइटम, नॉन ट्रेडिशनल विद अनसर्टेनिटी और नॉन ट्रेडिशनल आइटम विद गुड प्रॉस्पेक्ट, तो ये सारे ही यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। और ये होते क्या है आप देख लेंगे, यहाँ से कॉफ़ी टी ये सब ट्रेडिशनल है, नॉन ट्रेडिशनल रॉ वुड, गम्स, रेजिन्स, रॉ वुड है। नॉन ट्रेडिशनल विद गुड आपके प्रोस्पेक्ट, जैसे आपके प्रोसेस फूड, जूसेस ये सब हो गए, तो हमारे ये सब आइटम्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर एक टेबल देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय द इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट इन द टर्म ऑफ वैल्यू, तो किसने किया? तो यहाँ से आपको ये टेबल याद करना होगा कि वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स और स्पीसीज में से, मतलब स्पाइसेस में से, जो हमारे मिर्च मसाले हो गए, ये लेटेस्ट हमारा एक्चुअल डाटा है, इसको गो थ्रू करेंगे। देखिए आपको मैं बार बार याद करा रहा हूँ, ये फाइनेंशियल ईयर है 26-27, तो हमारे पास क्या अवेलेबल है इसका, ये हमारे पास इसका बजट एस्टिमेट है। प्रीवियस ईयर है आपका 25-26, तो इसका क्या है, रिवाइज एस्टिमेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट, एडवांस, इन सब देखने को मिलेंगे। फिर फाइनेंशियल ईयर 24-25, इसका आपको जो है कि एक्चुअल एस्टिमेट डाटा देखने को मिलेगा। 23-24 तक का हमारे पास एक्चुअल डाटा ऑलरेडी होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिक एट द ग्लैंस ने ये रिपोर्ट दी है, तो यू कैन गो थ्रू इट। द नेक्स्ट है आपका पल्सेस वर इम्पोर्टेड, जो है कि कितना है, तो यहाँ से इसको देखना नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट डाटा है, इम्पोर्टेंट पल्सेस का, इम्पोर्ट ऑफ द पल्सेस 22-23 का देखना है। ठीक, यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ द पल्सेस डेवलपमेंट एनुअल रिपोर्ट 23-24 ने जो भी हमें चीज़ें बताई हैं कि इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज वेल एज द कंज्यूमर है पल्सेस इन दी वर्ल्ड में। और इंडिया में भी देखिए कौन सा रीजन बताइए मुझे, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है पल्सेस प्रोड्यूस, कि महाराष्ट्र करता है। ठीक, यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया, इट इज आइदर कौन है यहाँ पे, आपका मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। फिर पल्स में देखें तो पिजन भी, जिसे तूर और हरड़ दाल, जो हमारी येलो दाल होती है सबकी फेवरेट। ठीक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितना जो है कि लाख मेट्रिक टन है, ये कितने यूनिट किसमें दिया है, लाख मेट्रिक टन में, मतलब लाख मिलियन टन में दी हुई है, तो याद रखेंगे। उड़द हो गया, लेंटिन, मूंग, ग्राम, ये सब देख लेंगे कितना क्या प्रोडक्शन है। फिर मूविंग हेड, अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगेन क्वेश्चन है कि गाइस यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है फॉरेन एक्सचेंज में आपका कितना एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किया है, तो बासमती राइस जो है कि करता है 25-26 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। अब यहाँ देखेंगे मरीन प्रोडक्ट, राइस अदर देन बासमती राइस, बासमती जो भी अपनी मिर्च मसाले, बफेलो मीट, शुगर, कॉफ़ी, इसका क्या है, बहुत टेक्निकल टर्म है, आप एक बार बस गो थ्रू कर लेना, नज़र घुमा लेना, अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकें, अदरवाइज इसको स्किप करना ही ठीक रहता है, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल डाटा हो जाता है ये। फिर नेक्स्ट है मोस्ट वैल्यूएबल आइटम है इन दी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, यहाँ पे आपको क्या है, राइस। ठीक, यहाँ पे देखने को मिलेगा अमंग दीज, तो राइस सबसे मोस्ट वैल्यूएबल है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, नॉट स्टिल रिलेवेंस। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका कितना है, ये वही क्वेश्चन से रिपीटेड है डाटा, इकोनॉमिक्स का, और 25-26 का। फिर शेयर इन दी मीट एंड दी मीट प्रोडक्शन एक्सपोर्ट इन 2017, तो ये कितना है, पुराना क्वेश्चन, बट स्टिल आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में हमें बताया गया कि इंडिया का शेयर मीट और मीट प्रोडक्शन में 1.9 और 1.8% है 21 और 22 में, जो हमारा लेटेस्ट डाटा होगा वही अवेलेबल है। फिर प्रीफर्ड वैरायटी ऑफ द मैंगो फॉर द एक्सपोर्ट,
कौन सी है? अल्फांसो मैंगो जो है कि एक्सपोर्ट के लिए इनमें से प्रीफर्ड वैरायटी रखी जाती है। आपके जैसे दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली में से अल्फांसो की आपको मैंगो वैरायटी। और ये किसके नाम पे है? जानते हैं, पोर्टुगीज थे, आए थे यहाँ पे इस मैंगो को लेके, तो आपके अल्फांसो उन्हीं के नाम पे, अल्फांसो डी और बिल्कर की इन्हीं के नाम पे जो है कि रखा गया। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर विच मैंगो कैटेगरी जो है, विच वैरायटी इज एक्सपोर्ट? फिर वही सेम क्वेश्चन, अल्फांसो इंडिया का मेज एग्रीकल्चर इंपोर्ट आइटम कौन सा है? एडिबल ऑयल हम जो है कि मेन इंपोर्ट आइटम है अमंग दीज। देन आगे बढ़े तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, क्वालिटी ऑफ द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द एडिबल इन लास्ट 5 ईयर्स। तो उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था 18 में, बट हमारे पास जो है कि डाटा जो है कि नया देखेंगे। लेट मी शो यू डाटा। अकॉर्डिंग टू दी क्या, अकॉर्डिंग टू ICRA, इंडिया ऑक्यूपाइज प्रोमिनेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड सीड इंडस्ट्री विद द कंट्रीब्यूशन अराउंड 10%। हमारी वर्ल्ड सीड इंडस्ट्री में कितना कंट्रीब्यूशन है? 10% है। But the demand of the edible oil जो extracted from the oil seed है to the palm oil is significantly higher than the domestic production, leading to dependence on the import। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट हो गया। फिर हार्मोनाइज करता है आपका जो है कि इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर, ये सब जो है कि देखेंगे क्या है यहाँ पे। सेकंड स्टेटमेंट कि डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम जो है कि तो ये स्टेटमेंट आपको गलत होगा, ये इसकी सही। और इसको यहाँ से पढ़ लेंगे, स्टैटिक है, नॉट सो मच रिलेवेंट। और ये यहाँ पे थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। फिर है यूनियन बजट 24-25 विच वर नोटेड एज नॉट बीइंग कवर्ड अंडर द गोल ऑफ द आत्मनिर्भर सेल्फ अलायंस। तो ये आपका जो है कि कोकोनट नहीं कवर किया गया था, बाकी आई थिंक कवर कर लिए थे। यहाँ देखेंगे जो भी आपका क्या है, अंडर द बैनर ऑफ द आत्मनिर्भर भारत ऑयल सीड्स, ठीक, हमारे यूनियन बजट में 24-25 के सेल्फ रिलायंस इन द की ऑयल सीड, जो मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन और सनफ्लावर जो है ये अनाउंस किया गया था। कोकोनट जो था वॉज नॉट कवर इन द बजट, दिस इज लेटर अनश्योर्ड फुल्ली इन द यूनियन बजट, जो कि प्रेजेंटेड हुआ जुलाई 2014 में। और बाकी यहाँ से देख लेंगे इसको जो है कि क्या बोला गया। अक्टूबर 2014 में कैबिनेट जो है कि चेयर की नरेंद्र मोदी जी ने हैज अप्रूवल द नेशनल मिशन फॉर द ऑयल सीड। इस NEMO ऑयल सीड एक लैंडमार्क इनिशिएटिव, एम रहा बूस्ट करने के लिए हमारा क्या, ऑयल सीड प्रोडक्शन को और अचीव करने के लिए, याद रखेंगे। और मिशन इंप्लीमेंट होगा 30-31 तक के लिए, जो कि फाइनेंशियल लेआउट ऑफ दिस मच मनी, तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी गाइज अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ये एलिजिबल ऑयल पे है। फैक्ट एंड डाटा, लीडिंग मलबरी सिल्क प्रोड्यूसर, यस मलबरी सिल्क प्रोड्यूसर में कर्नाटक है। और इंडिया में किस किस टाइप की सिल्क प्रोड्यूस होती है, ये आपको होमवर्क है कि यहाँ पे सिल्क प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर वाले चैप्टर्स में मैंने ये सब दे रखा है ज्योग्राफी में, तो वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास जो है कि क्वेश्चन है 25 का कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जो है कि सारे 5 नॉन कमर्शियल वैरायटी ऑफ सिल्क को प्रोड्यूस करती है। यस, ये करेक्ट बात है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर में, तो ये इनकरेक्ट बात है। तो आपके यहाँ देखेंगे, यहाँ पे नाम है, ठीक, आपके इंडिया क्या है, ओनली कंट्री है जो 5 नॉन कमर्शियल वैरायटी ऑफ सिल्क को प्रोड्यूस करती है। वो कौन कौन सी हैं? दीज आर दी मलबरी सिल्क, ट्रॉपिकल तसार, ओक तसार, इरी और मुगा सिल्क। ठीक, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर द चाइना, ये आपको याद रखना है। फिर इसके आगे देखेंगे जो हमारा USDA है, डाटा ऑफ USDA ने बताया है कि ब्राजील जो है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। ठीक, उसके बाद जो है कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। फिर आगे देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क इन द वर्ल्ड कौन है? ये चाइना है। फिर हम लोग इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। फिर नेक्स्ट है आपका पाथवे टू द इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर। तो ये पाथवे क्या है? तो एफिशिएंट, आपका इरिगेशन इफिशिएंट हो, क्वालिटी सीड्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ये सब हमारा जो है क्या आता है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये ब्रीफली आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है कि हम देखें तो आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक, यहाँ पे जो है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है कि रीजन नहीं है एग्रीकल्चर हमारे लो प्रोडक्टिविटी का। बाकी पॉपुलेशन हो गया, ये रीजन है। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल होल्डिंग कैपेसिटी, तो दीज आर दी रीजन्स ऑफ दी आपके किसमें, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। फिर आगे है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी इज इंडिकेटेड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा फैक्टर रहेगा? क्या नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल ट्रेड, और सप्लाई फूड ऑफ ग्रेन्स। तो ये सारे ही हमारे रीजन है किसके, ऑल ऑफ द अबव आर द इंडियन इकोनॉमी में इंडिकेटर्स है कंट्रीब्यूशन टू दी हमारे एग्रीकल्चर में। तो ठीक, यहाँ से बाकी पढ़ लेंगे। स्टैटिक गाइस, इसमें ऐसा सच एक्सप्लेनेटरी है नहीं, यू कैन गो थ्रू इट।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुराना क्वेश्चन है गाइस, इसको आप खुद करेंगे, यहाँ से एडवांस एस्टिमेट देख के करना है, कुछ कुछ चीज़ें देखिए करें, क्योंकि यह बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसमें ऐसे ही आपको फैक्ट एंड फिगर मिलते रहेंगे, तो आपको खुद करना है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन इंडिया कैन बी लिवाइड बाय, ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कौन लिवाई करता है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल या स्टेट, या दोनों ही करते हैं, तो नहीं, यहाँ पे आपको याद रखना है जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, क्या है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, उसको कौन लेवाई करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक, इसकी याद रखना है। अंडर दी इनकम टैक्स जो हमारा एक्ट है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज लेवाई टैक्स ऑन दी एग्रीकल्चर इनकम, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी इन यूनियन इनकम टैक्स, जो हमारा यूनियन टैक्स है, सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो है कि इसके अंडर जो है कि हटाया गया है। बाकी ये याद रखना है, टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चर इनकम इज मेंशन इन द आइटम नंबर 46 इन द लिस्ट 2 ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल हमारे जो है कि 3 लिस्ट प्रिपेयर करता है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। उस सेकंड स्टेट लिस्ट जो होती है उसमें लिस्ट टू के 46 आइटम नंबर पे, यहाँ पे जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं, यूनियन में 98, ऐसे जो है कि आपके स्टेट में कुछ आइटम्स है, तो इसमें से 46 नंबर पे आपका लिखा गया है कि एग्रीकल्चर का टैक्स जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट लिवाई करेगी, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। पुराना क्वेश्चन है, क्या बस सिंपल सा पूछ रहा है कि लेबर फोर्स जो है कि प्रोवाइडेड है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द एग्रीकल्चर, तो आप रिसेंट डाटा देखेंगे यहाँ पे, आई थिंक इसमें अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के हिसाब से 55% वर्क फोर्स है, ठीक, ये हमारे पास सेंसस जो है कि 2011 का ही है, अभी अपडेटेड आएगा, तो आप अपने आप को अपडेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहीं कहीं अपडेट लिख देता हूँ, तो आपको याद रहेगा पीडीएफ से कि अपडेट कर लेना, ठीक, अपडेट कर लेना, हिंदी में लिख दिया गया है, तो आपको अपडेट कर लेना है। उत्तर प्रदेश मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वर्कर एंगेज है किसमें, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है, ठीक, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिलाई कर रही है एग्रीकल्चर में। फिर परसेंटेज लेबर फोर्स का कितना है एग्रीकल्चर में, सेम क्वेश्चन है गाइस, यू कैन गो थ्रू इट। फिर यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कैश क्रॉप्स, इसमें से करेक्ट फ्रॉम द कोड, तो इसमें से कैश क्रॉप कौन कौन सी है, क्या पोटैटो कैश क्रॉप है, नहीं, राइस कैश क्रॉप है आपको, नहीं, शुगर केन यस, कॉटन यस, रेपसीड यस, ये तीनों जो है कि आपके इकोनॉमिकली बेनिफिट के लिए मतलब उगाई जाती हैं। कैश क्रॉप का मतलब क्या हो गया, दोज विच इज डन फॉर द कॉमर्शियल पर्पज, मतलब इकोनॉमिक पर्पज के लिए कैश क्रॉप होती हैं, इनका पर्सनल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हम नहीं करते हैं, जैसे पोटैटो तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, राइस आप डेली खाते हैं, और इनकी हालांकि इनका भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बट मेजरली आप कॉटन किस लिए खाते हैं, खाली जो है कि कमाई मतलब मार्केट में बेचने के लिए, उससे उससे कुछ कमाई हो, उससे कुछ रोजगार हो, और बाकी रेपसीड शुगर केन सेम अप्लाइज फॉर दैट। और यहाँ से आप जो है कि पढ़ लेंगे, पैडी हो गया आपका, पोटैटो, पैडी, शुगर केन, कॉटन, रेपसीड, इन सबको आप यहाँ से बिल्कुल देख लेंगे। कह रहे हैं नॉट अ कैश क्रॉप, इनमें से कैश क्रॉप कौन सा नहीं है, तो ज्वार कैश क्रॉप नहीं है, जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन, ये सब कैश क्रॉप मानी जाती हैं, और ये सब एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में भी काफ़ी कराया है मैंने। फिर किसान बही योजना, पुरानी योजना है, 1992 की किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में जो है कि स्टार्ट की गई थी, तो याद रखना किसान बही योजना स्टार्ट इन उत्तर प्रदेश इन 1992। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में इनकरेक्ट क्या है, इसमें से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये लॉन्च कब की गई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लॉन्च की गई 2026 7-8 में, करेक्ट है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे आउटले दिया गया कुछ, इसको जो है कि 25,000 करोड़ का 11th 5 ईयर प्लान में, तो ये भी सही बात है, ठीक। देन जो है नेक्स्ट आपका है, एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट जो है कि दिया गया, स्कीम वुड बी अवेलेबल एज दी 80% ग्रांट्स टू दी स्टेट, ये गलत बात है, यहाँ पे आप देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा होगा, लेट मी शो यू, यहाँ पे आपका जो है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ऑप्शन ए को करेक्ट माना गया, 11th 5 ईयर प्लान में माना गया, ये भी करेक्ट है। फिर 2013-14 तक स्कीम जो है कि इम्प्लीमेंटेड रही एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट पे, ठीक, यहाँ पे आपका ये जो दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन स्टेटमेंट सही था, बट अभी के हिसाब से अगर देखें तो आंसर जो है कि हमारा ये सही होना चाहिए, क्योंकि दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे देखिए क्या हुआ, टिल 2013-14 ये स्कीम रही थी इम्प्लीमेंटेड एज द एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट टू द स्टेट प्लान स्कीम, जहाँ पे 100% सेंट्रल असिस्टेंट दिया जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है कि गलत हो जाएगा, और ऑप्शन डी करेक्ट है, जो हमारी ये सेंट्रल कन्वर्टेड हो गया सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इन दी 14-15 विद द सेंट्रल असिस्टेंट ऑफ 100%, तो ये आपको याद रखना है। 15-16 में जो कि पैटर्न जो है कि चेंज किया, रेशियो जो है कि 60-40 रहेगा। सेंट्रल स्पॉन्सर का मतलब देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो 100% फंडिंग जो है आपकी यूनियन करेगी, बट ये स्पॉन्सर्ड है तो आपका शेयर बन जाता है। शेयर कैसे बनता है, 60-40 का 60 यूनियन देगी, 40 स्टेट देगी आपके, सॉरी यहाँ पे
जो सेंटर स्टेट के बीच में है ये रेशियो बन जाता है। बाकी हिली एरियाज के लिए 90-10 का रेशियो बन जाता है, और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% जो है कि रहता है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की वो है डिवीजन की, मतलब आपके नॉर्मल स्टेट रहेंगे तो 60% जो है सेंटर देगी, 40% स्टेट देगा। हिली एरियाज है तो 90-10 का रेशियो हो जाएगा, 90% गिवन बाय द यूनियन, 10% बाय द स्टेट, और यहाँ पे आपका 100% गिवन बाय टोटली इन दी यूनियन टेरिटरी, 100% यूनियन ही देगी। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सब आप कर लेंगे। फिर सेम क्वेश्चन है गाइस, कितना क्या सेंटर रखना है, तो यहाँ पे 0-100 हो जाएगा। फिर आगे जो है कि नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट योजना ये क्या इंक्लूड नहीं करता है, तो यहाँ पे देखेंगे जो आपकी ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी जो इनिशिएट की गई थी, इसमें सॉयल टेस्ट लैब, फर्टिलाइजर कंट्रोल, ठीक, एग्रीकल्चर टेस्ट टूल्स, ये सब जो है कि आर इंक्लूडेड अंडर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ दी यहाँ पे हमारे RKV। तो यहाँ पे आपका नन ऑफ दीज जो है कि ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक भी करेक्ट नहीं है। नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट योजना में नहीं है, ये सब हमारे राष्ट्रीय कृषि विकास में है, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नॉट एसोसिएटेड, इससे क्या एसोसिएट नहीं करता है, तो आपका प्रधानमंत्री कृषि विकास, ये आपका इसका फुल फॉर्म देखेंगे, प्रधानमंत्री, लेट मी सी वेयर इट हैज गॉन, सॉरी गाइस। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना जो है कि पर ड्रॉप पर क्रॉप वाला है, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी ये सब चीज़ें इंक्लूड है। जो भी हमारा प्रोग्राम अंडर दी आपका NMSA इंक्लूड दी सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, सब मिशन ऑन दी एग्रो फॉरेस्ट्री, बैम्बू मिशन, क्लाइमेट जो है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड दिस यू कैन गो थ्रू इट, ये बहुत लंबा है, तो आप इसको जो है कि ब्रीफली देख लेंगे। एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन गाइस थोड़े स्टैटिक नेचर के हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी सच कुछ है नहीं, तो थोड़ा लाइटेड मोड पे सेशन है, तो काइंडली इसको जो है कि गो वॉच करके आप देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, P सेनगुप्ता एंड G गट्स्यूक 1968 डिवाइडेड हाउ मैनी माइक्रो एग्रीकल्चर रीजन, जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, क्या एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, जैसे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है इंडिया में। ठीक, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 13, 15, 18 कितने हैं, जल्दी से मुझे बताएंगे। तो इन्होंने माइक्रो एग्रीकल्चर जोन्स डिवाइड किए, कितने किए इन्होंने बताया कि भाई 60 माइक्रो जो है एग्रीकल्चर रीजन्स रहने चाहिए, ये ब्रीफली याद रखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन 4 मैक्रो, फिजिकल फिजियोग्राफी पे 11 मीसो, ठीक, और कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप पे 60 माइक्रो, ठीक, इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया। और अगली एग्री क्लाइमेटिक जोन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कितने हैं। फिर जो है कि अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया 8th प्लान में जो है कि इंडिया को एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया था, तो आपको आंसर पता चल जाएगा, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया था। फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन किस 5 ईयर में लॉन्च किया गया, 10वें 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया। फिर सेम क्वेश्चन जो है कि है किस ईयर में, 2005 में। फिर जो है कि कहाँ पे जो है कि स्टेट जो है कि कवर्ड अंडर, तो ये भी देख लेंगे। आपके जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश आंसर है। यहाँ पे आपके 18 स्टेट, 5 यूनियन टेरिटरीज, इन सब में कवर किया गया। फिर नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ दी, इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आपका प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी ग्रोथ, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव थे। देन जो है कि नेक्स्ट है कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना, ये आपको कहता है बेनिफिट्स ऑफ द पेंशन थ्रू द इंश्योरेंस, ठीक, ये हमारा जो है कि क्या है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है, ठीक, लॉन्च की गई थी 2001 में, याद रखना, ये बेनिफिट्स ऑफ द पेंशन एंड द इंश्योरेंस के लिए है। देन आपका स्मॉल फार्मर्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये स्टार्ट कब किया गया था, ये आपका 1971 में स्टार्ट किया गया, क्वेश्चन एस्ट्रिक है, मतलब हटा दिया गया था। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये कब लाया गया, तो इसका पर्पज है, इट इज ओनली 2 शेड्यूल्स विच प्रिस्क्राइब फॉर द इशू वर्दी। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को आंसर करने के लिए आपको पूरा ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक, ये ऑप्शन को गो थ्रू करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ये सब क्या है, इन सब चीज़ों को गो थ्रू करना पड़ता है गाइस, तो हम एक सेशन में बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें करनी होगी। इंपॉर्टेंटली मैं आपको जो है कि चीज़ें बता दिया करूँगा। अब ये शेड्यूल्स याद रखने हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के। अब ये शेड्यूल क्या है, देखिए 4 शेड्यूल में से पहला कह रहा है कि सब्सिडाइज प्राइस और अंडर दी TDPS, मैंने आपको टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बताया, जो हमारे कोटा सिस्टम है, यहाँ पे आपके जो भी मिनिमम प्राइस पे आपको वीट और ये सब मिलता है, तो टारगेटेड रखना है। न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड रखना है, शेड्यूल 2 में बात है। तीसरे में क्या है, प्रोविजन फॉर द एडवांसिंग फूड सिक्योरिटी, एंड चौथा क्या है, स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ द फूड ग्रेन, तो स्टेट वाइज एलोकेशन भी होना चाहिए। तो ये सब हमारा किस में है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के शेड्यूल्स में मेंशन है, जिसमें से आपको ये स्टेटमेंट करेक्ट मिलेगी।
फिर अगला देख लेते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में पुराना क्वेश्चन है, क्या कितना कवर कर रहा है, तो कह रहा है कि दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट मानी गई थी। 75% रूरल को करेगा, 50% अर्बन को। ये मैंने कल भी आपको सेशन में बताया था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फोकस करेगा न्यूट्रिशन अप्रोच टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये भी सही बात है। एल्डेस्ट वुमन ऑफ 18 विल बी हेड ऑफ द हाउस होल्ड, ये भी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने कहा था, तो ये आपके करेक्ट देखने को मिलेगी। और ऐसा जो है कि देखा जाता है, ये एल्डेस्ट वुमेन को क्यों कहा गया, क्योंकि बाय दी सोसाइटल नेचर और कह दें कि बाय दी नेचुरल फोर्सेज और कुछ भी, वुमेन्स में जो है कि ज़्यादा टेंडेंसी होती है केयर करने की, तो इसीलिए जो है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये मेंशन है कि वुमेन्स विल बी द हेड ऑफ फूड इन दी, मतलब सभी चीज़ में हेड होना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और आप सबका भी होना चाहिए। जैसे हमारी जो है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं, मेट्रिलिनियन सोसाइटी है, इस पर भी फोकस करना चाहिए। तो नॉट इन द एरिया ऑफ ओनली फूड, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने तो मेंशन कर दिया कि वुमेन विल बी हेड ऑफ द हाउस होल्ड, बट हमें जो है कि हर फील्ड में ये करना होगा कि वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे इनका जो है कि डिसीजन बहुत ही इंट्यूटिव और केयरिंग वाला होता है। बाकी एज द मैन वी नो, आपका डिसीजन जो है कि मे भी एग्रेसिव और थोड़ा रिस्क कैलकुलेटेड हो सकता है, बट यहाँ पे थोड़ी सी ज्ञान की बात हो गई। तो आई होप मेरा मैसेज कन्वे हुआ होगा। देन आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट चीज, यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। यहाँ पे टोटल क्या 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 चीज़ें हैं, सेम क्वेश्चन, यू कैन गो थ्रू इट गाइस। ठीक है, यहाँ पे आपको 1-2 करेक्ट मिलेगा, इन फोर्स इन दी दिस ईयर, तो ये आपको पिछले देखने को मिल गया था। फिर सेम क्वेश्चन है, कितने परसेंट क्या है, इसको आप अटेंड कर लेंगे यहाँ से देख के। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में क्या क्या बातें हैं, तो इसको थोड़ा अटेंड करिए। कह रहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इन दी 2013, यहाँ पे कह रहा है कि जो फैमिलीज कमिंग अंडर दी बिलो पॉवर्टी लाइन आर ओनली एलिजिबल टू रिसीव दी सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स, तो ये क्या बात सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके बिलो पॉवर्टी लाइन के अलावा भी बहुत सारे जो है कि आपके स्कीम्स है जिसमें आपको सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिल सकते हैं। फिर कह रहा है कि एल्डेस्ट वुमेन हाउस होल्ड रहेंगी, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन्स को टेक होम राशन ऑफ 16 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फॉर द 6 मंथ, तो ये आपका डाटा गलत दिया हुआ है, डाटा यहाँ से देखेंगे। आपका था टेक होम राशन ऑफ द 600 कैलोरीज नॉट 1600, जो कि 18 to 20 ग्राम जो है कि प्रोटीन पर डे ऑफ दिस, और 6000 जो है कि मैटरनिटी हेल्प मिलेगी। तो ये जो है कि इसीलिए आपका ये ऑप्शन गलत है, तो आंसर क्या होगा, ओनली 2 इज द करेक्ट। फिर जो है कि नेक्स्ट है आपका लॉ स्टेट फूड कमीशन स्टेबलाइज, तो ये इन्होंने क्या किया, हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है कि स्टेब्लिश किया गया, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका फूड प्रिजर्वेशन एंड दी कमीशन इज ए स्टैचुटरी बॉडी स्टैब्लिश अंडर दी फूड कौन से एक्ट, तो ये हमारा एनएसएफए एक्ट है। फिर नेक्स्ट है ई राशन कार्ड जो है कि सर्विस फर्स्ट टाइम कहाँ आई थी, दिल्ली में देखने को मिली थी। हमारे ई राशन कार्ड जो है कि पहली बार दिल्ली में देखने को मिला था इन दी ईयर 2015 में, जो है कि 2015 में पहली बार ई राशन कार्ड दिल्ली में देखने को मिला था। एंड लेट मी नो कि आप उत्तर प्रदेश में ई राशन कार्ड किस ईयर में आया है कि नहीं, आप जो है कि ये होमवर्क है आपका, यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, होमवर्क टू सर्च अबाउट दिस। फिर नेक्स्ट जो है कि आपका करेक्ट पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है गाइस कि सॉरी, यहाँ पे आपका फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है कि रिप्लेस किया था फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, बिल्कुल सही बात है। ये मैंने पॉलिटी वाला सेशन मुझे याद आ रहा है कि हमने क्वेश्चन किया था जब मिसलेनियस वाले, उसमें ये क्वेश्चन किया था। फिर ये तो आपका सही हो गया। बाकी फसाई जो है, फसाई जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंडिया है, अंडर द चार्ज ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, इनके अंडर आता है? नहीं, ये गलत बात है। ये आपके किसके अंडर आते हैं, यहाँ पे चेयरपर्सन ऑफ फसाई इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक्ट करते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इन द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि इंडिपेंडेंट चेयरमैन और इंजॉइंग द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये डायरेक्टर ऑफ द जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज नहीं बनाए जाते हैं, अपॉइंटेड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि एक सेक्रेटरी की पावर एंजॉय करते हैं, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में स्टेटमेंट है, स्टैटिक है, 2007 में की गई, क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहे, ये सब आपको करना है खुद पढ़ के। ठीक, फिर यहाँ पे नॉट कवर, क्या नहीं कवर है, इसको भी देखिए। ये सब क्वेश्चन गाइस मैं इसलिए स्किप करा रहा हूँ कि इजीली आप ये सब गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ें मैं बार बार डिक्टेट करूँ जो ऊपर से ये सब देखिए सेम चीज़ आ गई, नेमो आ गया, ये सब जो हमारा नेशनल ऑयल सीड एंड दी पाम ऑयल है, एलिजिबल ऑयल मिशन है, ये सब अगेन एंड अगेन आ रहा है, तो यू कैन गो थ्रू इट। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यहाँ पे देखेंगे। तो अभी ये इट्सेल्फ बहुत वास्ट चैप्टर है, आई नो कि यहाँ पे धीरे धीरे टाइम लगेगा और ये
आपको पहले जैसे सेशंस जो हैं हमारे कौन से नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला जो था नेशनल इनकम, उससे जो है कि थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बट हम सीक्वेंस में ही चलें तो ज़्यादा बेटर है। तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो विद दिस आइए कुछ आगे क्वेश्चन और करते हैं, फिर देन हम अटेंड करेंगे आगे क्वेश्चंस। सो नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा आप रिपीटेडली पीडीएफ या बुक से खुद इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आएंगे बार बार कि क्या फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो इनको डिक्टेट करने का फ़ायदा नहीं है। इसके लिए आप जो है कि एक बार एक्ट उठाइए, इसको पढ़िए, थोड़ा रिवाइज करिए इन सब चीज़ों को, तो ये बन जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे कौन सा नॉट कवर क्रॉप नहीं है, क्या क्रॉप कवर नहीं है, तो इन सबको आप आई थिंक खुद सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें ऐसा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको खुद कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। एंड आप इसको खुद करेंगे, ये ठीक है, आपका होमवर्क है, काइंडली मैनेज इट विद दिस। तो यहाँ पे देखेंगे आप कुछ क्वेश्चन है, मैं ब्रीफ कर दूंगा, क्योंकि इसमें जो है कि आई थिंक 200 मोर मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ, तो इस चैप्टर को जो है कि ज़्यादा टाइम ना देके हम मनी बैंकिंग फाइनेंशियल वाले चैप्टर को ज़्यादा टाइम देंगे, जिसको हमारा हाई स्कोरिंग है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आएगा, तो ये काइंडली आप मैनेज भी कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे आपको अब थोड़े क्वेश्चन ब्रीफ कर दूंगा। 100 क्वेश्चन ज़्यादा आपको समझा दिए हैं। अब इससे आपके माइंड में देखिए, आपके माइंड में एक सबकॉन्शियस में इसका पढ़ने का तरीका आपको फीडअप हो गया होगा। आप यहाँ से लेक्चर देख के इतने क्वेश्चन जो ग्रैप्स किए होंगे, बस आपको अब क्या करना है, एक बार ये क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है गाइस। ये चैप्टर आपका मैनेज हो जाएगा। बाकी एग्रीकल्चर के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर बिल्कुल करंट ओरिएंटेड रहता है, जो करंट में आए उसको जो है कि पढ़ो, और वहीं से आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं, और थोड़ा सा इंटेलिजेंस गेस लगाने की कोशिश करो तो ऑप्शन जो है कि सही हो जाते हैं। विद दिस नोट मैं आपको आगे ब्रीफ कर देता हूँ जो भी हमारे क्वेश्चंस है, देन आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब आप फूड सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस आप देख लेंगे। इसके बाद कुछ इरिगेशन से रिलेटेड और क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आप जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया है कि नॉट एनिमल और उसकी ब्रीड। अब ये क्या है, आपको थोड़ा जो है कि आइडिया रहना चाहिए बस कि कौन सी एनिमल क्या ब्रीड है, इनके क्वेश्चंस हो गए। फिर अगेन यहाँ पे देखेंगे आपके फ्रूट प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर में, जैसे फिश प्रोडक्शन हो गया, ठीक। यहाँ पे एलाइड सेक्टर की बात है, तो एलाइड सेक्टर में आपके क्वेश्चंस आते हैं, फिश से रिलेटेड आते हैं, पोल्ट्री से रिलेटेड आते हैं, मीट से रिलेटेड आएंगे, तो उनके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे ब्लू रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। अब इसको जो है कि ब्लू रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है, आपका जो है कि फिशिकल्चर जो है कि उसको ब्लू रिवोल्यूशन कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर जो है कि क्या है, फ्लोरी सेरिकल्चर। सिल्क रेवोल्यूशन जो है कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो है कि आपको याद रखना चाहिए, नेम से याद रखना चाहिए, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, मिल्क कहा जाता है। ब्राउन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, रेड रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। तो यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दिस, और इस तरीके से आप जो है कि चीज़ें कवर कर लेंगे। बाकी ये सब थोड़ा रेवोल्यूशन वाली देखिए, पिंक ग्रे सिल्वर, ये सब मैंने एग्रीकल्चर में करा है, तो इसका जो है कि थोड़ा मैं लिबर्टी इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट इन दी इंडियन जो हमारा एग्रीकल्चर है वहाँ पढ़ा है, और वहाँ पे भी मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि इसका एक अपडेटेड जो है कि इसका अपडेटेड वर्जन मैं लाने की कोशिश करूंगा बिफोर दी प्रीलिम्स, ठीक। प्रीलिम्स से पहले इसका एग्रीकल्चर का अपडेटेड वर्जन आएगा। नहीं तो देखिए सुदर्शन सर की वीडियोज हैं, आप लोग अगर थोड़ा जो है कि थोड़ा और ओरिएंटेड है, तो यूट्यूब पे ही सुदर्शन सर की जो है, सुदर्शन सर की वीडियोस देख लेंगे, उनकी ज्योग्राफी की एग्रीकल्चर की वीडियो, तो वहाँ पे अच्छा डाटा, कंसोलिडेटेड डाटा है, तो यू कैन रेफर इट। तो मैं ये भी एडवाइस करूंगा, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। बाकी ये सब गोल्डन रेवोल्यूशन, ये सब गाइस बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है। आई होप इसको आप मैनेज कर लेंगे, इसमें मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ये सब। अब ऐसे इक्के दुक्के क्वेश्चन है, सॉइल हेल्थ कार्ड एंड स्कीम, इसके बारे में आपको स्कीम्स के बारे में नॉलेज रहनी चाहिए। बस इससे ज़्यादा इस चैप्टर में है कुछ नहीं, ठीक। आप इसको एक बार जो है गो थ्रू करेंगे तो ये मैनेज हो जाएंगी। ये हरियाली क्या है, ये विकास योजना क्या है, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो काइंडली मैनेज इट गाइस विद दिस होप। मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हुए इस चीज़ को करता हूँ यहाँ पे एंड। यहाँ पे देखिए आपके 250 क्वेश्चंस है, जिनको आप ब्रीफली जो है कि मैनेज कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे ब्रीफली मैनेज कर लेंगे। इसके बाद जो है कि जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा, इन सब में आप सेम क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनको भी मैं इसी तरीके से आपको थोड़ा ब्रीफिंग दे दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंटली रहेगा, इनको हम आने वाले सेशंस में करेंगे। तो इसको जो है कि आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। फिर अपना नेक्स्ट स्टेप है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें भी कुछ आपके क्वेश्चंस जो है कि इसी तरीके के मिलने वाले हैं। टर्सरी में भी इसी तरीके का थोड़ा जो है कि क्वेश्चंस और नेचर रहने वाला है। फिर हमारा मेजर चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ से, फिजिकल पॉलिसी एंड रिवेन्यू वाला। ये जो है कि चैप्टर आपको अच्छे से फिर से जो है कि एनर्जी मिलेगी नेशनल इनकम वाली। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ जो है कि एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये प्लानिंग वाला चैप्टर है, इसमें आपको आज तक थोड़ा मैंने जो है कि ब्रीफिंग दे ही दी है सारे प्लान्स की, ठीक। इसके बाद जो है कि मनी बैंकिंग आ जाएगा, तो मनी बैंकिंग को हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशंस में, और इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर किया जाएगा, और ये स्मूथली जो है कि हमारा जो है कि मैक्सिमम मुझे लग रहा है 25 नहीं, मान लीजिए 28 से 30 सेशन, या 28 मैक्सिमम सेशन मानते हैं, 25 जो है कि टारगेट है।
25 सेशंस में मैं पूरी इकोनॉमी जो है कि कवर करने की कोशिश करूँगा और ईज़िली कवर भी हो जाएगा, क्योंकि ये डेमोग्राफी वाला पार्ट जो है कि बहुत वैल्यूएबल स्कोरिंग नहीं है। बाकी अब जो पार्ट मेजर आने वाला है वो ये पार्ट आने वाला है, ठीक? तो इसको हम अटेंटिवली पढ़ेंगे और इसको भी थोड़ा ऑन दी लाइट मोड पे आपका थोड़ा-सा अपडेटेड डाटा के साथ मैं बता दूँगा, इस चैप्टर को ब्रीफ कर दूँगा। तो आई होप आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, अगर कुछ है, आपको गिला-शिकवा जो है तो आप कमेंट में जो है कि करके बताएँगे। ठीक, कमेंट करके मुझे बताएँगे कि आपको ये कैसा लगा डिस्कशन, ठीक? और पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। एंड काइंडली गाइस, यहाँ पे मैंने आपको लगभग 110 क्वेश्चंस लगभग करा दिए थे, 110 120 क्वेश्चन। अब बाकी के जो 120 क्वेश्चंस हैं, यू कैन ईज़िली मैनेज, मैं बता रहा हूँ उसमें कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर में मैंने पढ़ाया है वो सब, और वो आपको देखने को मिलेगा कि रेवोल्यूशन के नाम जो है कि कलर कोडेड रेवोल्यूशन है, जो आपके रेड, ब्लू, ग्रीन, ये रेवोल्यूशन याद होने चाहिए। हॉर्टिकल्चर की क्या रैंकिंग है, ठीक? फ्रूट्स में जो है कि देख लीजिए मैंगो की वैरायटी क्या है, ठीक? और भी क्या हो रहे हैं फ्रूट्स में, आपके फ्लावर्स जो हैं इसमें कौन सा रैंकिंग है, फिश में हमारी कौन सी रैंकिंग है, कोई न्यूज़ में हो कि किस फिश का जो है कि आप देख रहे हैं जो भी हम क्या करते हैं, मीन्स जो आपकी फिशिकल्चर है, आपका पॉन्ड में फिश को रियरिंग कर रहे हैं, फिश रियरिंग, वो किस वैरायटी की हो रही है, ये सब थोड़ा सा जो है कि आपको हैशटैग होमवर्क रहेगा, तो यू कैन डू इट। और ये आप करके ज़रूर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग, एंड चीज़ों को ऑन दी सिस्टमेटिक वे करते रहिए।